नमस्कार मित्रों, आप सबको मैं राहुल प्रियदर्शी संकल्प द रिजोल्यूशन क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज आधुनिक भारत के इतिहास जो 72वीं बीपीएससी को ध्यान में रख के विशेष रूप से पढ़ाया जा रहा है, इसमें हम लोग आज तीसरी क्लास लेकर के आए हैं और इस क्लास में है ब्रिटिश भारत का प्रसार। इसके पहले हम लोगों ने दो वीडियो बनाया है भारत में यूरोपियों के आगमन से लेकर के। अब जब ब्रिटिश यानी यूरोपीय भारत में आ जाते हैं और उसमें सबसे प्रभुत्वशाली जो हैं वो अंग्रेज स्थापित हो जाते हैं, तो अब उनका भारत में प्रसार और उसके राज्य का सुदृढ़ीकरण को लेकर के आज के हम लोग क्लासेज में आए हैं। हम सब जानते ही हैं कि अपना जो मूल है अभी क्या है कि PYQ और MCQ पर ही ज़्यादा ध्यान रखे हुए हैं। ये PYQ कोई सामान्य PYQ नहीं है, बल्कि घटना चक्र में और लुसेंट में जितने भी इसके अतिरिक्त अन्य कोचिंग संस्थाओं में या फिर मुझे स्वतः जो NCERT बुक्स में लगे हैं प्रश्न बनाया जा सकता, उन सब का सम्मिलित कर करके प्रश्न बनाए हैं और उसका व्याख्या किए हैं। आप लोग इसके बाद जा करके कोशिश करें कि जितने भी मार्केट का MCQ हैं उसका सोल्व करें, नहीं तो कम से कम लुसेंट ऑब्जेक्टिव और घटना चक्र का पुनर्वलोकन को जरूर अभ्यास करें। इसके अतिरिक्त भी यदि आप लोग को जरूरत पड़ता है तो यहाँ एक लिंक दिया हुआ रहेगा लास्ट में, और इस चैनल में भी लिंक है, विश्लेषित किया गया है, उसमें आप लोग जा करके टेलीग्राम पे मांग सकते हैं PDF, वो उपलब्ध रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। प्रश्न पर चलने के पहले का देखते हैं कि भारत में जो है ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का प्रारंभ कब होता है। तो ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का प्रारंभ हम लोग उस चैप्टर के पहले थोड़ा सा अपना पैटर्न रहा ही है कि ब्रीफ कर लेने का, है ना, कम से कम थोड़ा सा ध्यान में रखे, तो इस तरीके से है। तो ब्रिटिश सत्ता जो है इसका प्रारंभ प्लासी के युद्ध से माना जाता है भारत में। अब भारत में बंगाल में ही ब्रिटिश, भारत में बंगाल से ही क्यों, तो इसके पीछे क्या क्या कारण थे, तो उससे संबंधित पीछे एक प्रश्न भी था, लेकिन हम लोग देखते हैं और इस पे चर्चा करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का सेना बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा देता है ना। इसके अलावा बंगाल जो है बहुत ही व्यापक क्षेत्र रहता है, सबसे उपजाऊ है, धनी प्रांत है, ताकतवर है, यहाँ के उद्योग जो है विकसित अवस्था में है। तो इन सब कारणों से भी यहाँ आक्रमण करना, यहाँ अपना क्षेत्र स्थापित करना अंग्रेजों को लगा। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग ध्यान देते हैं तो बंगाल में जो अंग्रेज कर्मचारी या अधिकारी थे उनका व्यक्तिगत लाभ था। यहाँ के जो मुगल सत्ता जब कमजोर हो गया था तो वहाँ के जो स्थानीय जो शासक थे, जिसमें मुर्शिद कुली खां महत्वपूर्ण रखते हैं, जिन्हें बंगाल का स्थापना किया था ऐसा माना जाता है, तो उसमें क्या हुआ था कि उसके कारण बंगाल का स्थिति मजबूत हो गया था। बंगाल जो है कमजोर स्थिति में था, तो ऐसे में वहाँ तरह तरह के फरमान छूट लेना आसान हो गया था और ब्रिटिशों ने छूट लेकर के अपने साम्राज्य विस्तार को बल दिया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न है पहला कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है ना, मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त। अब बताए ही हैं कि मुगल सम्राट द्वारा क्या है, इस समय स्थिति मुगल सम्राट का कमजोर होता है, तो जब ऐसी स्थिति में जब कमजोर होगा तो इसका आंसर है मुर्शिद कुली खां। तो ऐसे परिस्थिति में मुर्शिद कुली खां वहां का शासक बनता है और ये शासक जो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता है, स्वतंत्र घोषित करके बंगाल का प्रथम स्वतंत्र शासक के रूप में ये नियुक्ति होता है, नियुक्ति प्राप्त करता है। हालांकि ये अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए उसको राजस्व देते रहा है, जो बाद के काल में बाद के जो बंगाल के शासक हैं वो राजस्व देना भी बंद कर देते हैं। लेकिन इसका आंसर अंतिम गवर्नर जनरल था, कौन था, मुर्शिद कुली खां। हम लोग देखते हैं कि बंगाल के नवाब का जो क्रम है याद रखते हैं, और ये पूछे जाने का प्रवृत्ति रहा है कि बंगाल का नवाब जो है वो कौन बने। तो प्रथम बंगाल का नवाब या मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, मुर्शिद कुली था। हम लोग विश्लेषणात्मक अध्ययन कर रहे हैं तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा इससे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग बताए हैं कि मुर्शिद कुली खां जो है बंगाल का स्वतंत्र शासक था। बंगाल का स्वतंत्र शासक इधर ही लिख देते हैं, खाली है, बंगाल का स्वतंत्र शासक रहा है।
ठीक है ना। लेकिन ये नियमित रूप से क्या करते थे, मुगल शासक को राजस्व देते रहे हैं। ठीक। इसने अपनी राजधानी बसाया, जब स्वतंत्र शासक हो गए तो मुर्शिदाबाद राजधानी बनाया। मुर्शीद कुली खां नाम था, मुर्शिदाबाद इन्होंने राजधानी बनाया। ठीक है। अब इसके शासक के हम लोग क्रम देख लेते हैं, जो हम लोग याद करें, मोटे मोटे याद कर लेंगे तो हम लोग को क्वेश्चन सोल्व करने का ये होगा। कम से कम पीसीएस एग्जाम और उससे छोटे के एग्जाम में आजकल तो यूपीएससी भी बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन आने लगे हैं, तो वहां भी काम आएगा। लेकिन पीसीएस खासकर बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस में क्रम पूछने का प्रवृत्ति रहा है। सॉरी। तो हम लोग इसके लिए एक पेज ऐड काउंट करते हैं और देखते हैं कि बंगाल के कौन कौन से शासक रहे हैं। ठीक है, बंगाल के नवाब के क्रम आप लोग लिखते जाएंगे नोटबुक पर। नवाब के क्रम, इसमें से कुछ कुछ चीजें हम लोग को बहुत यहाँ पे नोटिस करने वाला रहेगा। ठीक है ना। हम इसके, अब लगेगा कि इतना बड़ा नाम, इतने सारे नाम होंगे, 10-11 नाम होंगे, 11 नाम है, तो 10-11 नाम को याद रखना कठिन होगा। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, ठीक है ना। उसके लिए भी कुछ ट्रिक बताएंगे जिस पर हम लोग आगे देखते हैं। तो सबसे पहले मुर्शीद कुली खां होता है। प्रथम गवर्नर यही रहता, अंतिम गवर्नर यही रहता है जो मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा है कौन, सुजाउद्दीन। राइटिंग गड़बड़ है, देख लीजिएगा, इसलिए बोल रहे हैं ताकि लिखते जाइए आप लोग साथ साथ। सिजाउद्दीन के बाद सरफराज, सरफराज। ठीक है। कार्यकाल भी लिखते बताएंगे, पहले हम लोग नाम पर ध्यान रखते हैं। सरफराज के नाते अलवर्दी खां, अलवर्दी खां बिहार के सूबेदार था सरफराज खां के समय। पांचवा कौन है अलवर्दी खां के बाद, सिराजुद्दौला। ठीक है। सिराजुद्दौला के बाद कौन बनता है, ध्यान कराएंगे कोई, मीर जाफर, मीर जाफर। फिर मीर कासिम, फिर कौन बनता है, मीर जाफर पुनः बन जाता है। मीर जाफर के बाद फिर कौन बनता है, नजीबुद्दौला, जिसको निजामुद्दौला भी कहते हैं, निजामुद्दौला। फिर है सैफुद्दौला, और 11वां है कौन, मुबारकुद्दौला। सैफुद्दौला, 11 मुबारकुद्दौला। ठीक है। तो ये क्रम याद नहीं रहेगा, ऐसा ध्यान में आएगा कि नहीं क्रम याद में रहेगा, तो क्या करना है, सबका पहला वर्ड को आप या तो ले लीजिए, या तो हिंदी में या इंग्लिश में, और पूरे उसी क्रम में याद रखेंगे। क्योंकि ज्यादातर प्रश्न यदि ध्यान में रखते हैं तो इससे बिहार के जितने भी पेपर हैं, पीसीएस टाइप के स्टैंडर्ड के जितने भी पेपर हैं, उसमें सामान्यतः पूछने की प्रवृत्ति बहुत रहा। और इससे सोल्व कैसे होगा ये ध्यान में रख। पहले याद करने का ट्रिक ये है कि या तो प्रत्येक का पहले शब्द का ले लें समुच्चय, जैसे मु सी सा आ, सी मु मी नी सै मु, ऐसे करके ट्रिक बना लीजिए। या फिर सबका इंग्लिश में ले लीजिए अल्फाबेट, प्रथम अल्फाबेट, उससे एक ट्रिक बना लीजिए। तो इसके आधार पे आप बना सकते हैं। अब है कि इसका कार्यकाल देखते हैं कि मुर्शीद कुली खां कब से था, तो 1713 से, इधर लिख देते हैं थोड़ा उलझन ना हो, थोड़ा आसान रहेगा। कुली खां 1700, कार्यकाल यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना। कार्यकाल के लिए पेन चेंज कर देते हैं, ठीक है जी, लीजिए। 1713 से
1727 पहला। सुजाउद्दौला कब से कब था? 27 से 39, 39 दूसरा हो गया। तीसरा कब से कब से था? 1739 से 40, ये बहुत कम दिन तक रहा था, 39 से 40। फिर अलवर्दी खां बनता है 1740 में, और इसका कार्यकाल रहता है अलवर्दी खां के 1756 तक, है ना। अलवर्दी खां ने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से किए थे, और मधुमक्खी से करने के पीछे कारण क्या था कि ये तब तक मध देगा यानी हनी देगा जब तक इसको छेड़ेंगे नहीं। ठीक ना, अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। कई बार पूछता है कि अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से किसने किया था, तो अलवर्दी खां ने किया था। ठीक है, ये अलवर्दी खां का है। फिर देखते हैं सिराजुद्दौला है, तो सिराजुद्दौला 1756 से 57। अब कहेंगे कि इतना डेट याद रखना मुश्किल है, तो आप एक मोटा मोटी क्रम बना लीजिएगा, मैं उसको भी ध्यान करवा देता हूँ। ठीक है, फिर है मीर जाफर। मीर जाफर का प्लासी के में बनता है तो 1757 में बनता है 1760 तक। फिर मीर कासिम 1760 से 63 तक, है ना। मीर कासिम, एक मिनट, 1757 से 1760। मीर कासिम, है ना, ये 1760 से 1763। ठीक है, फिर मीर जाफर बनता है 1763 से 65, और इसके बाद 65 64 हो गया। फिर निजामुद्दौला बनता है। निजामुद्दौला कब बनता है? 1765 से 66। और 1770 से 75 मुबारकुद्दौला। ठीक है, ये ध्यान इसलिए करने के लिए कह रहा हूं, एक है सैफुद्दौला। सफीउद्दौला बीच के काल में रहता है, 1766 से 70 तक। अब देखिए, इसको चार्ट को ध्यान में रखने के आप लोग शॉर्ट नोट, ये मैं साइड हो लेता हूँ, साइड से बोल लेता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। क्या कारण है कि अब देखिए कैसे इसमें सोल्व करेंगे। तो प्रथम बार बंगाल का शासक कौन बनता? स्वतंत्र बंगाल की स्थापना किसने किया था? मुर्शिद कुली खां, पहला। दूसरा पूछेगा कि प्रथम प्लासी का युद्ध प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। तो 23 जून 1757 में कौन रहेगा? सिराजुद्दौला। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। 1764 में कौन है? मीर जाफर। इस तरह से कई क्वेश्चन यहाँ जो है सोल्व होगा। ठीक है ना, तो हमें इसका क्रम भी ध्यान में रखेंगे। सूत्र बता ही दिए, पहले वर्ड का कलेक्शन लेके एक बार बना लेंगे, अपने दिमाग में रख लेंगे। कुछ उससे संबंधित अन्य प्रश्न जो है, मुर्शिद कुली खां के बारे में जान गए। दूसरा महत्वपूर्ण कौन था? इसी में, सॉरी, इसमें हर शासक के बारे में दो चार लाइन हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, जो आगे हम लोग लिखते जाते हैं उसको आप लोग ध्यान कर लेंगे। ठीक है, पेज में कि बोल देते हैं, आप लोग उसको नोटिस कर लीजिएगा, लिखने में बहुत दिक्कत हो जाएगा, समय लग जाएगा। गिरिया की युद्ध होता है, एक बार बहुत क्वेश्चन पूछने का है कि गिरिया की युद्ध कब होता है, तो 1740 में। 1740 में होगा तो किसके किसके बीच में होगा? देखिए, गिरिया की युद्ध, गिरिया का युद्ध महत्वपूर्ण इसलिए है कि 1740 में, इस समय तक अलवर्दी खां बिहार का सूबेदार था, लेकिन गिरिया के युद्ध में सरफराज को हरा करके बंगाल का नवाब बन जाता है। तो ठीक है, गिरिया के युद्ध डायरेक्ट पूछने का प्रवृत्ति रहा है बीपीएससी को, कि गिरिया के युद्ध या तो क्रम सर जाने के लिए दे देगा या फिर ये देगा। अब अलवर्दी खां जब बनता है तो इसकी स्थिति इतना मजबूत हो जाता है, यहाँ तो बनता है तो राजस्व देता है मुगल सेना को, ये मुगल शासक को ये भी देता है। ये पहली बार मुगल शासक के
राजस्व देना पूर्णतः बंद कर देता। अलवर्दी खां शासक बनता है। गिरिया के युद्ध से अलवर्दी खां शासक बनता है 1740 ईस्वी में। काल याद रखने से देख रहे हैं, समझ में आ जाएगा किसके किसके बीच हुआ था, है ना। सिराजुद्दौला, इसके बाद इसका जो है सिराजुद्दौला शासक बनता है और सिराजुद्दौला के समय जो है आक्रामक नीति का प्रयोग करता है। और इसी समय माना जाता है कि एक हॉलवेल है, हॉलवेल जो नाम था, उन्होंने इसका जेड हॉलवेल इनका नाम है। जेड हॉलवेल ने सिराजुद्दौला के बारे में कहा था कि ये इतना निरंकुश है, जिसको ब्लैक होल ट्रेजिडी कहते हैं, काल कोठरी दुर्घटना कहते हैं। वो कहे थे कि अंग्रेजों के साथ इसने इतना क्रूरता अपनाया। हॉलवेल, जेड हॉलवेल लिख देते हैं, जेड। हमें लगता है अब ईस्वी हटा दें तो ठीक रहेगा, इसे कोई नहीं समझाने के लिए। जेड हॉलवेल इनके बारे में कहते हैं सिराजुद्दौला के बीच में, जिसको ब्लैक होल ट्रेजिडी कहते हैं, कि इसमें एक छोटे से कोठरी में 423 लोगों को, लगभग कितने लोगों को, 146 लोगों को बंद किया था, जिसमें मात्र जो है 23 लोग ही जीवित हुए रहे थे। 146 को बंदी बनाया था, 23 मात्र जिंदा रहे थे, बाकी काल के गाल में समा गए थे, यानी मृत्यु हो गई थी। तब पूछेगा कि ब्लैक होल ट्रेजिडी किसके समय में हुआ था, तो सिराजुद्दौला। चर्चा कौन किया, हॉलवेल, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग के प्लासी का युद्ध ध्यान में आएगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 23 जून 1757 को। तो 1757 में कौन रहेगा, सिराजुद्दौला और अंग्रेज, ठीक है। अब एक न्यू कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया, ब्रिटिश प्रभुत्व। अभी हम लोग शुरुआत में जो ब्रीफ कर रहे थे कि भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का प्रारंभ माना जाता है, कब, 1757 के प्लासी के युद्ध। घटना कब का है, 23 जून 1757, 23 जून 1757। तब पूछा है, ये ब्रिटिश प्रभुत्व का, ध्यान रखेंगे यहाँ पे, पूछा है ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ वास्तविक रूप से नहीं हुआ, शुरुआत, इनिशिएट हुआ है सिर्फ, तो कब हुआ, प्लासी के युग। और यही ब्रिटिश प्रभुत्व का वास्तविक वास्तविक रूप से प्रभुत्व कब बना, तो उसमें फिर बक्सर की लड़ाई हो जाएगा। जब सिर्फ कहता है कि ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ कब हुआ था, तो ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ कब हुआ था, 1757, 23 जून को, ठीक है। इसमें भी कुछ चीजें ध्यान में रख लेते हैं। एक तो काल काल बता दिए, इसलिए कह रहे हैं ना। अब है कि किसके किसके बीच हुआ था ये, है ना। तो बंगाल के नवाब और अंग्रेज, नवाब वर्सेज अंग्रेज, देखेंगे, ठीक है। बंगाल के नवाब इस समय कौन था, सिराजू दौला। अभी देखे पीछे हम लोग पढ़े थे ना, 1757 में कौन था, सिराजू दौला। और अंग्रेज के नेतृत्व कौन कर रहा था, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव प्रारंभ में क्लर्क के रूप में आया था, लेकिन बहुत जल्दी अपनी योग्यता के आधार पे गवर्नर जनरल बंगाल का बना था। इस बात को हम लोग ध्यान रखिएगा, योग्यता के आधार पे क्लर्क आईएएस बन रहा है उस जमाने में। आप लोग भी अपनी योग्यता दिखाइए और बड़े बड़े पद पे जाइए। अभी 72वीं इसमें मौका है, ठीक है, जिसको जरूर भुनाइए और हमारे चैनल से जुड़िए। तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। ये बेसिकली एक षड्यंत्र के माध्यम से जीता गया था, इसलिए कि एक गुट बना दिया गया था, मीर जाफर। इसके बाद कौन, मीर जाफर, राय दुर्लभ। तो कुछ कुछ चीजें देख लिए यहाँ, रॉबर्ट क्लाइव ये के बीच हुआ था। अच्छा कोई नहीं, इसमें भी पेज जोड़ लेते तो बढ़िया होता, ठीक है।
कहाँ हुआ? चलिए पेज जोड़ लेते हैं। प्लासी का युद्ध काल 23 जून 1757। अपना इसलिए पढ़ाते हूँ, इसलिए मैं बात बार कह रहा हूँ कि पेन कॉपी लेके बैठे, ताकि आप लोग जो है दोबारा वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। और सारे क्वेश्चन इसके बाद आप जाकर के सोल्व तो करके देखिए। जितने भी मार्केट में एमसीक्यू है, चाहे इसके अतिरिक्त जो है क्या भारतीय इतिहास का जो पुनर्वलोकन आता है उसके प्रॉब्लम सोल्व करिए, लूसेंट ऑब्जेक्टिव का प्रॉब्लम सोल्व करिए, लूसेंट का सोल्व करके देखिए कि क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता है। आप यहाँ के लेक्चर सुनिए और वहां जाके प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। तो प्लासी का युद्ध हुआ कब, कहाँ हुआ, ये भी किसके किसके बीच हुआ? तो रॉबर्ट क्लाइव वर्सेज कौन? सिराजुद्दौला। जीता कौन? रॉबर्ट क्लाइव यानी अंग्रेज। हारा कौन? सिराजुद्दौला। क्या इतनी स्थिति कमजोर थी कि हार गया? नहीं, अपने लोग धोखा दे दिया। धोखा देने वाले कौन थे? षड्यंत्रकारी कौन थे? मीर जाफर। मीर जाफर, राय दुर्लभ। बोर्ड सही नहीं चल रहा। महाराज दुर्लभ। और क्या था? यार लतीफ। ठीक है। षड्यंत्रकारी। ये दल जो है, तीनों धोखेबाज सेनापति, युद्ध क्षेत्र में एक भी गोला दागा नहीं। लेकिन क्या सब लोग षड्यंत्रकारी थे? तो नहीं, कुछ इसमें उनके जो सिराजुद्दौला के फेवरेबल थे, वो कह रहे थे कि नवाब को भी क्षेत्र में जाना चाहिए। कि कौन कह रहे थे? मीर जाफर, ताकि नवाब मर जाए और विजयी हो ले, क्योंकि ये लोग अंग्रेजों से पहले ही एक संधि कर लिया था, है ना। तो मीर मदान जो थे वो मारे गए, जो हाँ सेना थे, सिपाही थे, महत्वपूर्ण से सिपाही, मीर मदान और मोहनलाल। ये वफादार सेना थे, वफादार सिपाही थे। वफादार सिपाही कौन कौन? मीर मदान और ये पता नहीं, लग रहा है कि जैसे गलत लिख रहे हैं। वफादार सिपाही, मीर मदान और मोहनलाल। मीर मदान मोहनलाल थे। ये स्तर पे ही युद्ध स्थल पे ही मारे जाते हैं। इन लोग बिना गोला दागे वहां से भाग आते हैं। कहाँ से? प्लासी के युद्ध जहां से हो रहा था। प्लासी के युद्ध कहाँ हो रहा था? प्लासी में हो रहा था। प्लासी एक गांव का नाम है। ये पूछता है, ये भी है कि किस नदी के किनारे बैठा स्थित था? तो वो भागीरथी नदी के किनारे। प्लासी के मैदान कहाँ है? मुर्शिदाबाद में ही है, नदिया जिले में। स्थान कहाँ हुआ था? नदिया जिले। ये सब पूछता है फैक्ट, इसलिए हम लोग इसको नोटिस करवा रहे हैं। भागीरथी नदी, भागीरथी नदी, भागीरथी नदी के तट पे स्थित है, नदिया जिले में, पलासी गांव। वहीं पलासी का युद्ध हुआ था, बंगाल में। ठीक है। पलासी का युद्ध पलासी नामक स्थान पे हुआ था। ये क्वेश्चन हम पूछते रहा है कई बार पीसीएस में, या वनडे टाइप के अदर एग्जाम में भी ये क्वेश्चन देखने को मिला है। तो प्लासी नामक स्थान में हुआ था। कब हुआ? 23 जून 1757 में। किसके किसके? रॉबर्ट क्लाइव, सुजाउद्दीन सिराजुद्दौला के बीच, है ना। इसमें हार के पीछे कारण क्या था? षड्यंत्रकारी था, षड्यंत्र था। षड्यंत्र कौन बने थे? तो उसके सेनापति ही। सेनापति उस समय कौन था? मीर जाफर। इसके अतिरिक्त राय दुर्लभ, यार लतीफ, ये सब जो थे अंग्रेजों से जाकर के नवाब के विरुद्ध मिल लिए थे, गुट बना लिए थे। ठीक है। लेकिन जो वफादार सिपाही था मीर मदान और मोहनलाल, ये युद्ध स्थल पे मारा जाता है। ये अपना फैक्ट है। इसमें इसलिए बताया जाता है कि कुछ इतिहासकार हैं, जिसमें एक पनिक्कर थे, वो प्लासी के युद्ध को, पनिक्कर क्या बोलते हैं? पनिक्कर जो हैं इतिहासकार हैं।
प्लासी के युद्ध को सौदा मानते हैं? एक सौदा था। सौदा क्यों था? पता ही है, षड्यंत्र के दम पे जीता गया था। इसमें उनकी सैनिक क्षमता जो है वो नहीं दिखाई दे रहा था अंग्रेजों का। ठीक है, कूटनीतिक के दम पे जीता गया था। हालांकि भारत में कूटनीति को माना नहीं गया है युद्ध का भाग, लेकिन विश्व के कई देशों में युद्ध का तो भाग होता ही है। ठीक है, तो हम लोग पनिक्कर का स्टेटमेंट को याद रखेंगे। ये भी पूछ सकता है कि किसने कहा था। तो प्लासी को सौदा पनिक्कर कहे थे, और जबकि षड्यंत्र दीनानाथ वर्मा कहे थे। दीनानाथ वर्मा क्या कहते? दीनानाथ वर्मा। इसको प्लासी के युद्ध को षड्यंत्र कहते हैं। षड्यंत्र। प्लासी षड्यंत्र था। दोनों याद रखेंगे। एक नंबर, दो नंबर। एक नाम दीनानाथ वर्मा इतिहासकार है, एक पनिक्कर इतिहासकार है। ठीक है ना? ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अब हम लोग को ये बात ज्यादा बताना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रारंभ कहाँ से हुआ था? प्लासी के युद्ध। प्लासी के युद्ध के समय कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया था? रॉबर्ट क्लाइव को ही, क्योंकि ये विजयी जो है अपने प्लासी के युद्ध के बाद जो है, और बक्सर के युद्ध ने इसमें मुहर लगा दिया। अपने आप को विजेता के तौर पर रखा, भारत में स्थिति अपनी धीरे धीरे मजबूत करते चला गया। इसको जो है विलियम पीट महोदय ने स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहने वाला कौन थे? विलियम पीट। विलियम पीट। विलियम पीट जो है स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक रॉबर्ट क्लाइव को बोले थे। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया था? दो चीज यहाँ ध्यान रखने की बात है। पहले एक आंसर देख लेते हैं, कौन किया था? मीर कासिम। कौन सा? मीर कासिम। कारण क्या था? अब जानते ही हैं कि 1757 ईस्वी में कौन बनता है, इसलिए बंगाल के नवाबों के क्रम बताए थे। ध्यान करिए आप लोग। तो कौन बनता है 1757 में? मीर जाफर। और उसे भारत में आधुनिक युग का शुरुआत भी कुछ इतिहासकार मानते हैं। हालांकि सब अभी हम लोग इतिहास के विचारों में नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग मूलतः इसमें एमसीक्यू और पीवाईक्यू पर ध्यान है, बस उसके थोड़ा सा विवरण देते हैं, फैक्चुअल डिटेल्स ज्यादा रखते हैं। लेकिन थोड़ी थोड़ी कहानी समझाने से इसलिए के पीछे कारण ये है कि आप लोग को याद आसानी से हो जाए, चीजें रुचिकर बने। ठीक है। अब है कि 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। सिराजुद्दौला हार जाता है षड्यंत्र के माध्यम से, और बनता मीर जाफर वहां के शासक है। मीर जाफर कहा जाता है कि 1757 जब प्लासी का युद्ध होता है, उसके बाद जो है दीवानी की शुरुआत हुई, जिस जो हम लोग कल क्वेश्चन में यानी दूसरे वीडियो में भी उस बात पर चर्चा व्यापक रूप से किया गया। क्या किया गया? कि दीवानी यानी भारत में बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा शुरू हो जाता है ना? तो बंगाल में शुरू हो जा रहा है द्वैत शासन। तो यहाँ देखते हैं कि द्वैत शासन शुरू का मतलब दो चीज है, दीवानी और निजामत। दीवानी और निजामत। दीवानी क्या होता है? राजस्व संबंधी। निजामत क्या होता है? फौजदारी संबंधी। दोनों पर शासन। दोनों पर शासन। एक मिनट पानी देख लेते हैं।
हाँ, सॉरी। दोनों पर शासन कर तो रहे हैं बंगाल के नवाब ही, लेकिन नियंत्रण किसके हाथों में आ गया था? अंग्रेजों के हाथ में। ठीक है। तो 1760 ईस्वी में, उस समय जब 1760 ईस्वी में बंगाल में सत्ता परिवर्तन होता है, उस समय नवाब के शासक बनता है मीर कासिम, जिसे इतिहास में द्वितीय क्रांति भी, बंगाल के इतिहास में द्वितीय क्रांति, यानी इतिहासकारों ने उसे द्वितीय क्रांति कहा है। वो भी एक व्यापक अर्थ में, लेकिन वो द्वितीय क्रांति इसलिए नहीं कि उसमें कोई क्रांति का मतलब होता है आमूलचूल परिवर्तन, यानी व्यवस्था में परिवर्तन हो। लेकिन वहां व्यवस्था में कोई विशेष परिवर्तन तो हुआ नहीं था, सत्ता परिवर्तन हुआ था, शासक में नाम में सिर्फ परिवर्तन हुआ था, इसलिए उसे क्रांति कहने से बचते हैं इतिहासकार। उस पर यूपीएससी का मेंस या पीसीएस के इतिहास में यदि मेंस है, बिहार में तो मेंस उस तरीके का रहा नहीं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव, तो इसलिए अब उस तरह का क्वेश्चन पूछने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन अदर पीसीएस वाला ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो द्वितीय क्रांति ने कहा, तो इसने क्या था कि अंग्रेज जो थे बहुत हस्तक्षेप करते थे, तो उस हस्तक्षेप से बचने के लिए अपना आपको राजधानी कहाँ बनाया था? वहां से स्थानांतरित कर लिया था बंगाल से, चूंकि बंगाल में केंद्रीकृत था, तो बंगाल से हटा करके मुंगेर मुंगेर स्थानांतरित किया था। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है यहाँ पे कि मुर्शिदाबाद से हटा कर मुर्शिदाबाद से हटा करके राजधानी कहाँ ले आया था? तो मुंगेर ले आया था। ठीक है ना? कहानी ध्यान ही में है। फिर सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया, देखिए यहाँ निर्णायक युद्ध है, प्रभुत्व को स्थापित करता, वहां नींव डालता है, प्रारंभ करता है। जब भारत में प्रभुत्व को स्थापित करने की बात आता है, तो वो कौन सा है? बक्सर का युद्ध। और भारत में प्रभुत्व को नींव डालता है या प्रारंभ करता है, तब कौन होगा? प्लासी का युद्ध। दोनों बात को ध्यान में रखेंगे। बक्सर का युद्ध होता कब है? 22 अक्टूबर 1764 को। 22 अक्टूबर 1764। ये सब ईस्वी याद रखिएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि याद नहीं रखें काम चल जाएगा, नहीं चलेगा काम। इस समय अंग्रेज का कमान कौन था? अंग्रेज के कमान का नेतृत्व कौन कर रहा था? अंग्रेज के कमान कौन, किसके हाथ में था? मेजर हेक्टर नाम है। अंग्रेजी सेना का कमान या नेतृत्व कौन कर रहा था? मेजर हेक्टर। मेजर हेक्टर के हाथ में था। ये जो युद्ध है बक्सर का युद्ध, ये सैनिक विजय है। इसके पहले कूटनीतिक विजय, प्लासी का युद्ध को भारतीय इतिहास में कूटनीतिक विजय कहा गया है, जबकि बक्सर का युद्ध सैनिक विजय है। सैनिक विजय मतलब अपने शक्ति के दम पे, अपने ताकत के दम पे अपने युद्ध जीता है, यानी अपने आप को स्थापित किया है। ठीक है। इसमें दो चीज ध्यान में रखते हैं। इनका पूरा नाम है हेक्टर मुनरो। आप लोग ऐसा ना कंफ्यूज कर जाए, कहें कि मेजर हेक्टर कौन था? मेजर हेक्टर मुनरो नाम था इनका। ठीक है ना? ये किसके किसके बीच हुआ था, ये भी ध्यान में रखेंगे। पूछता है एक तो कि जब प्लासी का युद्ध हो रहा था, तो उस समय वहां का शासक कौन था? तो कौन था जब युद्ध हो रहा था? तो कौन था? मीर कासिम। वो ध्यान, मीर जाफर, ये ध्यान रखिएगा, हालांकि गड़बड़ हो जाता है। बक्सर का युद्ध के समय मीर जाफर बन गया था, क्योंकि मीर कासिम को तो ही हटा के सत्ता परिवर्तन मीर जाफर को किया गया था। इसलिए तो आपको बताएं कि बक्सर का युद्ध हम लोग को ध्यान रखेंगे ना, नवाबों का ध्यान रखना है। ठीक है ना? तो 1763 में कौन है? मीर जाफर का काल कब है? 1763 से 1765। तो बक्सर का युद्ध में कौन है? मीर जाफर। ठीक है। अभी किसके किसके बीच हुआ था? तो एक तो देखिए कि अंग्रेज था,
और उधर गुट में कौन था? मीर कासिम वर्सेज मीर कासिम, क्योंकि इसी को हटाया था ना। अवध के नवाब शुजाउदौला, शुजाउदौला। और तीसरा कौन था? मुगल शासक। मुगल शासक शाह आलम द्वितीय। कल की चर्चा हुई है, शाह आलम सेकेंड। तो तीन का तीन का गुट बना हुआ है यहाँ। अंग्रेज अंग्रेज का नेतृत्व कौन कर रहा था? मेजर हेक्टर मुनरो। इस समय शासक कौन कौन था? तो वो था बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन था? मीर जाफर। ये सब पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है ना। इसके बाद इस युद्ध में हार होता है, और शासक कौन, सॉरी, हाँ, हार होता है। इसके बाद जस्ट मीर जाफर के बाद नवाब कौन बनता है? नजीमुद्दौला। एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कौन बनता है, तो नजीमुद्दौला। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने देखे कि ये युद्ध की समाप्ति होती है तो संधि 1765 को समाप्त होता है ये आंदोलन, युद्ध, बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध की समाप्ति के बाद क्या होता है? तो दोनों के साथ संधि करता अंग्रेज, उसको कहते हैं इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की संधि, बक्सर के युद्ध की समाप्ति इलाहाबाद के बाद इलाहाबाद की संधि होती है, इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की दो संधि होती है। हम लोग ध्यान में, इसके पीछे कारण है कि हम लोग का शासक कौन था? एक तो मीर कासिम था, तो मीर जाफर तो वहां सत्ता हस्तांतरित हुआ था, इसलिए तो आंदोलन कर दिया था, लड़ाई कर, युद्ध कर दिया था, आंदोलन नहीं, युद्ध किया था, सॉरी, युद्ध किया था। अब यहाँ इलाहाबाद की संधि होती है, तो इलाहाबाद की दो संधि, ये प्रथम संधि जो है इलाहाबाद की, ऐसे लिखते हैं, इलाहाबाद की जो प्रथम संधि होती है, कि प्रथम संधि किसके साथ? मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ। मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ। और इलाहाबाद के जो दूसरा संधि होता है, किसके साथ होगा? अवध के नवाब सिराजुद्दौला के साथ। सिरा अवध के नाम सुजाउदौला, सॉरी, सिराजुद्दौला बोल रहे हैं, सुजाउदौला सुजाऊ दौला के साथ होता है। ये सब 65 की घटना है। इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765, यानी 1765 याद रखिए। पहला संधि पहले बार होगा, इसका डेट आपको ध्यान में है, 12 अगस्त है सर, 1765 इलाहाबाद की प्रथम संधि, हाँ, 12 अगस्त 1765 को। इतना गहनता से जानने की जरूरत नहीं, लेकिन प्रयास अपना है कि थोड़ा थोड़ा परिचय करवा दें, ताकि आप लोग एनसीईआरटी पढ़ने में या बुक्स पढ़ने में सहयोग मिले। कारण कि अभी जो वर्तमान जो एईडीओ का परीक्षा बीपीएससी ने लिया है, जब उसका प्रश्नों को गहनता से देखते हैं तो लगता है कि सिर्फ जो है साधारण पुस्तक से नहीं, टेक्स्ट बुक भी थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। इसके लिए हम अलग से भी शुरुआत करेंगे टेक्स्ट बुक पर। अभी हम लोग सिर्फ एमसीक्यू पे हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या जानना था? इलाहाबाद की प्रथम संधि, इस संधि के तहत क्या हुआ था? संधि के तहत हुआ था कि नबीउद्दौला को मीर जाफर जो है नवाब घोषित मान लिया था। बंगाल के शासक जो है मुगल शाह आलम द्वितीय, ये नजीमुद्दौला को मान्यता दे दिया, क्योंकि हार गया था, है ना। पहला तो मान्यता दे दिया। दूसरा क्या हुआ था? बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी मिल गई थी। यहीं से देखिए, बंगाल बिहार, दूसरा संधि बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, मिला के पढ़ लीजिए। बंगाल, बंगाल, बंगाल बिहार प्लस उड़ीसा का दीवानी, दीवानी प्राप्त हो गया था अंग्रेजों को।
ये सब इलाहाबाद की संधि के परिणाम थे, ठीक है। इसके अलावा क्या था? तो बदले में क्या मिला था? बदले में भी कुछ मिलेगा। तो क्या मिलेगा? कुछ राशि मिला था। 26 लाख। मुगल बादशाह को 26 लाख पेंशन दिया था। मुगल बादशाह को 26 लाख देना स्वीकार किया, है ना। तो यही कल क्वेश्चन था कि बंगाल बिहार उड़ीसा या बंगाल का दीवानी प्राप्त अंग्रेजों के किससे हुआ था? तो शाह आलम द्वितीय से। एक क्वेश्चन तो यही बन जा रहा। तो इसमें देखेंगे मुगल बादशाह को 26 लाख रुपया भी प्रदान किया गया था। इस तरह से हम लोग बक्सर के युद्ध को ध्यान में रखेंगे। बक्सर के युद्ध किसके किसके बीच हुआ, नेतृत्व हेक्टर मुनरो किया, है ना। जब बक्सर का युद्ध हो रहा था उस समय बंगाल के शासक कौन थे, इन सब चीजों को भी छोटे छोटे फैक्ट में ध्यान रखें, जो कंफ्यूजन नहीं हो। मीर कासिम ना आए, मीर जाफर आए वहां पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त हुई, वही क्वेश्चन है सालम द्वितीय। बंगाल इलाहाबाद के संधि के माध्यम से। हम्म, इलाहाबाद के संधि के माध्यम से ये क्षेत्र जो बंगाल बिहार उड़ीसा का दीवानी प्राप्त हो गया था। तो बंगाल बिहार उड़ीसा के जब दीवानी प्राप्त हुआ था, अंग्रेज स्वतः तो कर नहीं रहे थे, उसके लिए उप दीवान नियुक्त किया था। उसका भी क्वेश्चन आगे आएगा, हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, इलाहाबाद के संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव, देखिए आ ही गया, रॉबर्ट क्लाइव मुर्शिदाबाद का उप दीवान नियुक्त किया था। तो मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसको नियुक्त किया था? मुर्शिदाबाद रजा खां है। हाँ, मुर्शिदाबाद या बंगाल दोनों में से कुछ भी लिखे, बात एक ही है, मुर्शिदाबाद, क्योंकि मुर्शिदाबाद ही बंगाल था। ठीक है, मुर्शिदाबाद लिखे या बंगाल लिखे तो यही है। ठीक है, या बंगाल लिख दे। कारण था, उप दीवान जो है हमेशा भारतीयों को नियुक्त किया था, अंग्रेजों को नहीं। इसके पीछे कारण था कि इससे अपना जो औपनिवेशिक हित है वो भी पूरा कर लेंगे। दूसरा, कि लोगों के बीच में या भारतीय जनमानस के बीच में ये संदेश जाएगा कि अपने लोग ही शोषण कर रहे हैं, अंग्रेज नहीं शोषण कर रहे हैं। यानी अंग्रेजों का जो मुखौटा है, अंग्रेज वहां पे पेट बना हुआ, मुंह बना दिया भारतीयों को। नहीं तो अंग्रेजों का जो व्यक्तित्व था, अंग्रेजों का जो नीति था, उससे आम जनता तुरंत तुरंत पहचान लेते और उसके अगेंस्ट विरोध करते हैं। लेकिन लगता कि नहीं, ये तो शासक है, इसलिए उसने उप दीवान किसको, भारतीयों को नियुक्त किया। तो यहाँ पे तीनों को देख लेते हैं। बंगाल का मोहम्मद रजा खां, जो कि पूछते रहा है, ठीक है ना। सिताब राय किसका बनाया था? बिहार का। यही लिख देते हैं, आप लोग को आसान लगेगा, थोड़ा पढ़ना भी आसान लगता है आगे की ओर। बिहार। और राय दुर्लभ उड़ीसा। ठीक है, तो मोहम्मद रजा खां कहाँ का बना था? बंगाल का। सिताब राय बिहार, राय दुर्लभ उड़ीसा। 1765 में दीवानी प्राप्त प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित किस पर्वतीय जनजातीय संपर्क में है? जब बंगाल बिहार उड़ीसा के दीवानी प्राप्त हो गया, तो ये ब्रिटिश जो है मुर्शिदाबाद गए थे। कहाँ गए थे? सिलहट तक पहुंचे थे। यहाँ मुर्शिदाबाद से सिलहट। सिलहट सिलहट में जो जनजाति थे वहां मुख्य रूप से वो खासी थे। और ये चूना पत्थर के व्यापार करते थे, जिससे बाद में खासी लोग चूना पत्थर से जुड़े हुए थे। बाद में अंग्रेज भी चूना पत्थर का व्यापार करने लगे। तो यानी इसका आंसर कौन सा है? खासी। सिलहट गए थे दीवानी प्राप्त होने के तुरंत बाद। सिलहट गए थे तुरंत बाद, उसको खांसी मिला। ठीक है, आगे क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग में सही सुमेलित है? बांडीवास का युग पहला, तो बक्सर का युद्ध। सर पर टिक नहीं मारते, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज कर देंगे आंसर क्या है। बक्सर का युद्ध मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव, सही है। मीर जाफर के विरुद्ध कौन था? बक्सर का युद्ध तो हुआ ही, हेक्टर मुंडरो इस समय रहा, क्लाइव तो इस समय है ही नहीं।
और मीर जाफर के विरुद्ध थोड़ी ना था, मीर कासिम के विरुद्ध था। मीर जाफर को तो बना ही दिया था बंगाल के नवाब। ठीक है। बांडीवास का युद्ध, फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया 1760, यहाँ से फ्रांसीसियों की स्थिति कमजोर, पतनोन्मुखी स्थिति पे आ जाता है, यानी कमजोर स्थिति होता है। फिर हम लोग चिलियावाल का युद्ध और खरदा का युद्ध, नहीं खुर्दा का युद्ध, खुर्दा के युद्ध के बारे में जानते हैं। दो युद्ध के बारे में हम लोग जानते थे। यहाँ तो 2 नंबर आंसर सही है, क्योंकि युग में सही सुमेलित ही नहीं रहता तो आगे की भी चर्चा करते, ये यहीं से सोल्व हो जा रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग दो युद्ध के बारे में चर्चा कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि अपना प्रयास है व्यापक स्तर पे। चिलिया वाला थोड़ा बड़ा लिख लूं, चिलिया वाला का युद्ध। पहला जो हम लोग इसी ऑप्शन को व्याख्या कर रहे हैं कि चिलिया वाला का युद्ध होता है, किसके किसके बीच में होता है? अंग्रेजी सेना और सिख सेना के बीच। अंग्रेजी सेना, अंग्रेज वर्सेस सिख। ठीक है। अंग्रेज सेना का नेतृत्व कौन करता है? लॉर्ड गफ। और सिख सेना का कौन करता है? शेर सिंह। घटना कब का है? 1849 का। चेंज कलर कर देते हैं। घटना कब का है? 1849। तो चिलिया वाला का युद्ध हुआ कब है? 1849 में। क्या कहता है? चिले डलहौजी के विरुद्ध मराठा। पहले तो मराठा है नहीं, यहाँ सिख है। यहाँ कैसे चाटेंगे छाटेंगे ये देखते हैं। सिख से शासक कौन था? शेर सिंह, है ना? तो ये क्वेश्चन यहीं पे गलत हो जाता है। नेतृत्व शेर सिंह कर रहा है, सिख। नेतृत्व लॉर्ड गफ कर रहा है। लॉर्ड गफ, शेर सिंह। 1849। कब का घटना? 1849 का। चिलिया वाला का युद्ध कब हुआ? 1849 में। इस समय का गवर्नर जनरल था, वो कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। ये सही है, पहला पार्ट सही है। जैसे पहले लोग बोलते थे क्या ना, कि एक पार्ट सही है तो दूसरा सही है। चिलिया वाला यदि आपको याद है 49, तो आप तो डलहौजी मार देंगे, लेकिन हुआ था सीख के। तो ये भी ध्यान में रखने की बात है। हालांकि क्वेश्चन आसान था, IS 95 का पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो लॉर्ड गफ, शेर सिंह। इस समय के गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। 1849 की घटना। ये निर्णय किसके पक्ष में था? तो ये निर्णय जो है अनिर्णीत था। ये सब ध्यान में रखें, अनिर्णीत, अनिर्णीत था। मतलब इसका मतलब ये है कि इस युद्ध जो है किसके पक्ष में है, ये नहीं हुआ था, निर्णय नहीं हो पाया था, यानी विजेता के तौर पे दोनों नहीं था, दोनों समानता यानी सम्मानजनक स्थिति में रहा है। तो चिलिया वाला का युद्ध हो गया। अब दूसरा खुर्दा का युद्ध। इसमें कहता निजाम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन निजाम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था, कौन था? मराठा। ईस्ट इंडिया कंपनी, सॉरी, ईस्ट इंडिया कंपनी के जगह कौन था? मराठा। ठीक है। तो खुर्दा का युद्ध हुआ कब था? 1795 में। 1795 में होने वाले खुर्दा का युद्ध हैदराबाद के निजाम और मराठों के विरुद्ध हुआ था। ठीक है ना? यानी मराठा वर्सेज निजाम। मराठा और निजाम के विरुद्ध युद्ध हुआ था, खुर्दा के युद्ध। 1795 में, सॉरी 1795 में।
यहाँ तक में कोई दिक्कत? बक्सर का युद्ध हो गया, बांडीवास के युद्ध पर कई चर्चा हो चुका है, बक्सर के युद्ध पर भी कई चर्चा हो गया, चिलिया वाला वाला भी हो गया, 1849 को होने वाला अंग्रेज और सिख सरदार के बीच में, इसमें शेर सिंह के नेतृत्व किए थे, अनिर्णित युद्ध था। फिर एक खुर्दा का लड़ाई, निजाम और मराठों के विरुद्ध बीच होने वाला था, ठीक है ना। और इसमें हार किसकी हुई थी? निजाम हार गया था, निजाम हार गया था, और मराठा, मराठा जो था वो विजयी था, और निजाम जो था वो हार गया था। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन क्या आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया। अब जब निजाम को भी हरा दिया, दक्षिण में मजबूत स्थिति किसका था? मराठा का था। मराठा कितने युद्ध हुआ? 3 युद्ध के बाद इसको 1818 ईस्वी में हेस्टिंगस अंतिम रूप में मिला लिया था। कब? 1818 में। 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स अंतिम रूप से मराठा को मिला लिया था। तो सबसे ज्यादा हम विरोध जो है मराठा किए थे, 3 अंगल मराठा युद्ध हुआ है ना। इसकी चर्चा हम करते हैं आगे। रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित नहीं था। अब हम लोग देखते हैं कि बंगाल पे इस तरह से खत्म हो गया, और क्वेश्चन अब पंजाब की तरफ विस्तार पे चलता है ना। अब रंजीत सिंह आ गए हैं, तो हम लोग देखते हैं कि रंजीत सिंह का पहले तो स्थापना पंजाब में कब होता है, रंजीत सिंह के बारे में क्या क्या जानते हैं? मोटे तौर पे इनका जन्म होता है, रंजीत सिंह का जन्म कब होता है? पहले क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। श्रीनगर इसका आंसर, या फिर जम्मू कश्मीर, कश्मीर दे देते हैं। श्रीनगर कश्मीर में ही है, ठीक है ना। अब देखते हैं कि रंजीत सिंह का जन्म कब होता है। सब रंजीत सिंह के बारे में अब चलेगा। रंजीत सिंह का जन्म कब होता है? 1780 को। 1780 में होता है। शुकर चकिया मिसल, पंजाब में कई मिसल थे, उसमें एक शुकर चकिया मिसल था, 12 मिसल था। शुकर चकिया मिसल, मिसल माने समूह था। मिसल के प्रमुख कौन थे उस समय? महासिन, इनके दादा उन्हीं के घर हुआ था। तो जन्म हुआ था 1780 ईस्वी में, शुकरचकिया मिसल से संबंधित थे, महासिन के घर हुआ था। ठीक है ना। 1809 ईस्वी में इनके बीच में क्या, 1809 में अमृतसर की संधि होती है। 1809 में अमृतसर की संधि, संधि होती है, किसके किसके बीच में? चार्ल्स मेडकॉफ और रंजीत सिंह के बीच में। बनाम वर्सेज माने बनाम रंजीत सिंह। सॉरी, यहाँ वर्सेज होगा भी नहीं, प्लस। तो अमृतसर की संधि 1809 में होता है चार्ल्स मेडकॉफ और रंजीत सिंह के बीच। और इस संधि के तहत होता है कि सतलज नदी के पश्चिम में इन्हें जीतने का, राज्य विस्तार का अधिकार मिल जाता है, जबकि पूरब में विस्तार नहीं कर सकता है। ऐसा इसका एक शर्त था, ठीक है ना। तो जब पश्चिम में अपना राज्य विस्तार कर रहे थे, तो इस समय रंजीत सिंह ने 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 ईस्वी में कश्मीर, 1834 ईस्वी में कौन सा क्षेत्र? कश्मीर के बाद पेशावर, ठीक है ना। पेशावर को जीतता है।
तो पूछेगा कि रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित कौन था, तो इसमें से कौन है, इसके अतिरिक्त वहाँ उसका राजधानी कहाँ था, राजधानी लाहौर था। रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी, लाहौर, इसके समय में। ठीक है ना। तो क्षेत्र पूछेगा तो इसी में से है, मुल्तान है, कश्मीर है, पेशावर है, लाहौर, तो यहाँ से सिर्फ कश्मीर है, इसलिए इसका आंसर कश्मीर जाएगा। राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की, अदालत आला वहां का सर्वोच्च न्यायालय था, सर्वोच्च न्यायालय था। और सर्वोच्च न्यायालय कहाँ होता, हमेशा राजधानी में। राजधानी कहाँ था, लाहौर। आंसर कौन सा होगा, लाहौर। ठीक है। इसका जो मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन भारत में या प्राचीन काल, मध्यकाल में देखते हैं कि जो मुख्य न्यायाधीश रहने का प्रचलन रहा, वो कौन रहता, स्वतः राजा होता था। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, एक बार क्वेश्चन भी पूछ चुका है ना। तो इस समय जो मुख्य न्यायाधीश था कौन था, स्वतः रंजीत सिंह थे। मुख्य न्यायाधीश कौन था, स्वतः रंजीत सिंह है। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, किससे किया था, शाह शुजा से प्राप्त किया था। किससे प्राप्त किया था, शाह शुजा से। हुआ ये था कि हम लोग जानते हैं कि शाह शुजा से प्राप्त किया था। शाह शुजा जो था अहमद शाह अब्दाली के पौत्र था। और शाह शुजा जब काबुल की गद्दी पर बैठा, पंजाब का क्षेत्र जो बेसिकली जानते हैं कि काबुल राज्य जो को प्राप्त करने के लिए शाह शुजा ने मदद मांगा था, किससे, रंजीत सिंह से। और वहां जब मदद दिया था तो उसके बदले में उसको कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। यही कोहिनूर हीरा जो है बाद में रंजीत सिंह के जो अंतिम शासक होते हैं, पंजाब के अंतिम शासक होते हैं दिलीप सिंह, उसके माध्यम से फिर कहाँ पहुंचता है, ब्रिटेन। ठीक है ना। तो ये बात हम लोग ध्यान रखेंगे। इसमें था कि 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह शुजा काबुल के गद्दी पर बैठा, परंतु उसने उसके भाई जो था शाह महमूद, वो बरकतजाई सरदारों के सहायता से 1809 ईस्वी में शाह शुजा को हटा दिया था। तो इसी में शाह शुजा को जब हटा दिया था बरकजई कजई के सहायता से जब हटा दिया था शाह शुजा के भाई, तो सहायता मांगा था किससे, रंजीत सिंह से। रंजीत सिंह से सहायता किसके लिए मांगा था, काबुल पे राज स्थापित करने के लिए। जब काबुल काबुल पे राज स्थापित हो गया तो उसके बदले में कोहिनूर हीरा प्रदान किया गया। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने कहा था, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, उनकी दूसरी आंख रोशनी ले ली। रंजीत सिंह एक आंख से अंधे थे, मतलब एक ही आंख उनका काम करता था। तो ये सकारात्मक बयान है, तो इसको याद कर लेंगे, स्टेटमेंट है उनका। महाराजा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी पूछेगा तो खड़क सिंह थे, ध्यान रखिएगा। खड़क सिंह उनके जस्ट बाद थे, उसका शेर सिंह, नौनिहाल सिंह, तीनों उनके उत्तराधिकारी रहे। लेकिन जस्ट बाद के उत्तराधिकारी कौन थे, तो खड़क सिंह। खड़क सिंह के बाद शेर सिंह, शेर सिंह के बाद नौनिहाल सिंह। लेकिन इसका आंसर खड़क सिंह इसलिए होगा कि जस्ट रंजीत सिंह के बाद कौन बने थे, तो खड़क सिंह। सिख राज का अंतिम शासक, अभी हम लोग चर्चा किए थे, कंफ्यूज नहीं करिए, कई बार लगता है कि रंजीत सिंह तो ही वो, उनके बाद खड़क सिंह और ये में दलीप सिंह में, तो ये दलीप सिंह है। ठीक है। सिख राज का अंतिम शासक दलीप सिंह थे। इनका कार्यकाल 1843 से 1849 है। अंग्रेजों ने 5 लाख रुपया दे वार्षिक पेंशन देकर के इनको इंग्लैंड भेज दिया था। इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हो जाती है। वही अभी चर्चा कर रहे थे कि लॉर्ड डलहौजी जब 1800 अंतिम काल जब आता है, उन के समय कोहिनूर हीरा प्राप्त करता है, जिसे बाद में ब्रिटिश सत्ता को पास पहुंच जाता है। ठीक है। यानी यहाँ जो क्वेश्चन था, कोहिनूर हीरा जो है
शाहसुजा, कोहिनूर हीरा। अफगानिस्तान से आता है कहाँ, शाहसुजा के पास। शाहसुजा अफगानिस्तान के है। से रंजीत सिंह, यानी दलीप सिंह यानी पंजाब। और दलीप सिंह से बात चल जाता है लॉर्ड डलहौजी के समय ब्रिटेन। ठीक है। अगला, पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से एक कथन सत्य है। ध्यान देना, कथन सत्य कौन सा है। ठीक है। तो कथन सत्य है कि 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई। नहीं, अंत्येष्टि कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में ही। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था, नहीं अंतिम में बदल लिए थे, ईसाई हो गए थे। वह कभी भी रूस नहीं गए थे ये भी गलत। तो इसमें से कथन सत्य है, तो ये सही है। निधन पेरिस में हुआ था, अंत्येष्टि इंग्लैंड में। ठीक है। पंजाब के विलय के पश्चात, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब में विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने में कौन से 3 परिषद का सदस्य नहीं था। अब जब दलीप सिंह के अंतर्गत आ जाता है, दलीप सिंह को पेंशन देके इंग्लैंड भेज दिया जाता है, उसके बाद क्या होता है, वहां के शासन चलाने के लिए 3 सदस्यीय परिषद का गठन किया जाता है। उस परिषद में कौन कौन थे, तो एक थे हेनरी लॉरेंस, दूसरा थे जॉन लॉरेंस, और तीसरा कौन थे, ग्रेनविल, चार्ल्स ग्रेनविल। 1, 2 और 3। ठीक है। इसमें आंसर है नहीं थे, तो नहीं में ये दोनों नहीं है, यानी ए एंड डी। आंसर कौन सा होगा, ए एंड डी, दोनों आंसर होगा। ठीक है। यहाँ ग्रेनविल है। प्रथम आंग्ल मसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ, कौन हुआ था, पहले तो जानिए कि किसके किसके बीच हुआ था। आंग्ल मसूर युद्ध 4 हुए हैं, है ना। किसके किसके बीच हुआ, तो ऐसे इसमें हैदर अली ही विजयी हुआ था। अब इसमें देखते हैं कि प्रथम आंग्ल मसूर युद्ध इस ईयर है 66 से 59। इस समय जो है किसके किसके बीच हुआ था, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच। दो चीज हो गया, हैदर अली जो था इसमें हुआ था अंग्रेज वर्सेज हैदर अली। हैदर अली जो था त्रिगुट बना लिया था किसके साथ, निजाम मराठा, निजाम प्लस मराठा प्लस हैदर अली, ये तीनों के सेना सहयोग लिया था। इसके अतिरिक्त क्या था, इसमें ये जीत जाता है। इसमें होता क्या है कि इसको तो यहाँ हराता ही है, उसका सेना मद्रास तक जा पहुंचता है। अंग्रेजों ने व्यवस्था पूर्वक क्या करता है कि मद्रास की संधि करता है और समाप्ति हो जाता है। यानी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किससे होता है, मद्रास की संधि। 1759 में। ठीक है। एक हम लोग ग्राफ बना लें तो आसान रहेगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा नहीं, यही बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो इसमें देखते हैं, प्रथम मोटा मोटी ही देख लेते हैं। ठीक है ना। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 66 से, काल कब है, 1769। इस समय बंगाल का गवर्नर कौन रहते हैं, उनका नाम क्या है, बरेलास्ट। गवर्नर यहाँ देख लेते हैं,
बड़े लास्ट। ठीक है ना। समाप्ति होता है। समाप्ति किसके साथ होता है? मद्रास की संधि। ठीक है ना। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। इसमें कौन होता है? इसमें हैदर अली मारा जाता है ना। और इसका कार्यकाल 1780 से 84। गवर्नर जनरल कौन रहता है इस समय? वारेन हेस्टिंग्स। ये सब पूछते रहा है। यहीं से इसी युद्ध के बाद टीपू का एंट्री होता है, चूंकि हैदर अली मारा जाता है। और इस युद्ध की समाप्ति होती है किससे? मंगलौर की संधि। समाप्ति किससे होता है? मंगलौर की संधि से। यहाँ हैदर अली मारा जाता है। हैदर अली की मृत्यु होती है। मृत्यु। और टीपू सुल्तान की एंट्री हो जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से तृतीय अंगल मैसूर युद्ध। ये 1790-92। काल कब सा है? गवर्नर जनरल कौन रहता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। समाप्ति किससे होता है? श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। कब होता है? 1799 में। और इसमें जो है टीपू सुल्तान मारा जाता है। और इस तरीके से ये आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हो जाती है। ठीक है। डिंडीगुल में मैसूर के एक आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण किया था 1755 ईस्वी में। ये डिंडीगुल में हैदर अली जब बनता है 1755 ईस्वी में, तो 1755 ईस्वी में ये एक शस्त्रागार का निर्माण करता है फ्रांसीसियों के सहयोग से। इस समय ही पहली बार ये था डिंडीगुल का फौजदार बनता है मैसूर में, और वहीं आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण करता है। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा पे हराया था, ये कौन है? आयरकुट। सर आयरकुट ने हैदर अली को हराया था। 1781 की घटना है। पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली ने को हराया था, लेकिन इसके बाद हैदर अली ने कई युद्धों में अंग्रेजों को हराया, तो इसका विशेष प्रभाव, तत्कालिक प्रभाव ब्रिटिश सत्ता पर या भारतीय सत्ता पर नहीं पड़ पाया था। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? ये देखिए, दूतावास स्थापित दो जगह किया था, ये फ्रांस में भी और मिस्र में। कौन क्या था? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के बारे में बताया जाता है कि ये इतना
दूरदर्शिता रहा है कि जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में इसका एंट्री होता है टीपू सुल्तान का, तो टीपू सुल्तान ने जैकोबियन क्लब का स्थापना करता है, अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है और अपने युद्ध में विजयी होने के लिए उसने अपना दूत भी भेजा था। कहाँ कहाँ भेजा था? मिस्र और फ्रांस में ही। 1780 ईस्वी में टीपू सुल्तान, जिस तरह से हैदर अली ने पोर्टनोवा की संधि में 81 में हराया था, टीपू सुल्तान भी 1780 में पोलीलूर के युद्ध में ब्रिटिश सेना को मात दे दी थी, हरा चुका था। ये दोनों का इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ा कि इसके बाद जो है अंग्रेज कई बार हारे हैं मैसूर के शासक के साथ, तो इसलिए इसका व्यापक प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन ये सब फैक्ट याद रखना, चूंकि जब विजेता के तौर पे था उसके बावजूद भी उसने कई बार हार का भी सामना करा है। लेकिन हार के बाद उन्होंने अपने हथियार नहीं डाले, बल्कि उसके बाद भी योद्धा योद्धा के तौर पे लड़ाई किए और जीते भी। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? अभी हम लोग देखे थे श्रीरंगपट्टनम की संधि से आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्ति हुआ था, कौन सा? तीसरा। तीसरा में कौन थे? टीपू जी थे। हैदर अली तो दूसरे में निपट लिए। सुमेलित है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ था? नहीं पराजित हुआ था, जीता था, है ना। सम्मानजनक संधि किया गया था, उसके लिए हार था एक तरह से इंग्लैंड के लिए, तो पहला गलत है। दूसरा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया? नहीं, अंग्रेज विजेता के जीत की स्थिति में रहे, हैदर अली खुद मृत्यु को प्राप्त कर लिए और ये मद्रास की मंगलौर की संधि से समाप्ति होता है। तीसरी आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, गलत। इसमें जीत लिया देना पड़ा था भूभाग अपने अपने क्षेत्र का, और इसमें विजय श्रीरंगपट्टनम से संधि से ये समाप्ति होता है। इसमें विजेता के तौर पे मोटे तौर पे कौन रहता है? हालांकि टीपू सुल्तान बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं जीत पाया। ठीक है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू पराजित किया गया और अंततः मृत्यु हो गई थी, कब? 1799 में। तो यही एक सही है, बाकी सब गलत है। ये हम लोग पहले पहले कई बार चर्चा कर चुके हैं, तो आप लोग एक बार ध्यान देंगे और अपने से इसका कमेंट करने का प्रयास करेंगे कि इसका सही आंसर क्या है। इलाहाबाद की संधि को हम लोग चर्चा किए, दो संधि हुआ था। कब हुआ था? बक्सर के युद्ध के बाद। कब हुआ था? 1765 ईस्वी में। ठीक है। मंगलौर की संधि के तहत कौन से युद्ध खत्म हुआ था? दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध। सलवाई की संधि कब हुआ था? मद्रास की संधि कब हुआ था? ये सब आप लोग मिला करके एक क्वेश्चन आप लोग के ऊपर छोड़ देते हैं। ऐसे मिला सकते हैं आप लोग, ध्यान में रहेगा तो। मिला देते हैं। इलाहाबाद की संधि 1765, मंगलौर की संधि 1784, मद्रास की संधि 1782, सलवाई की संधि कब हुआ था? बेगम समरू एक अति प्रसिद्ध चर्च है, ये मेरठ के पास का है, सरधना में। इसके बारे में ज्यादा कुछ मिलता नहीं है, बस इतने जानिए मेरठ के पास के था। और इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा है? 1750 से 1836। धरसना में एक प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, यानी गलत चुनना है? अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति का प्रारंभ किया था। इसको रोने देते हैं। महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने की स्थापना की थी। बिल्कुल सही है।
अजमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों को संस्कृत में अनुवाद कराया था, ये भी सही है। मैसूर में टीपू सुल्तान श्रृंगेरी मंदिर देवी में निर्माण किया था, ये भी सही है। तो बंगाल में राजस्व कृषि का जो पद्धति प्रारंभ किया था, अली मर्दान नहीं किया था, मुर्शीद कुली खां किया था। कौन? मुर्शीद कुली खां। ये बंगाल के संस्थापक भी था, पहला स्वतंत्र शासक था, बंगाल के संस्थापक नहीं, बंगाल का प्रथम स्वतंत्र शासक था जिसने बंगाल में अपना सत्ता स्थापित किया था। इसने कृषि के विकास के लिए तकावी ऋण दिया था। तकावी ऋण जो है वो कृषि ऋण को बोला जाता है। और दूसरी चीज है कि इसने भू राजस्व के लिए इजारेदारी प्रथा का प्रारंभ किया था। इजारेदारी प्रथा। इजारेदारी प्रथा का प्रारंभ हुआ था, यानी पहला क्वेश्चन गलत है। और तकावी ऋण भी दिया था कृषि के विकास के लिए। कौन दिया था? मुर्शीद कुली खान, नाम लिखा हुआ है। 30वां क्वेश्चन है, शायद अंतिम क्वेश्चन होगा। हाँ, कि पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली इब्राहिम लोदी का पराजय। तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। तृतीय युद्ध किसका किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठा। तो पहला गलत। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, नहीं, 1799 में चतुर्थ में होता है। चतुर्थ आंग्ल युद्ध में, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में होता है। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा ऑप्शन है कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। ये बिल्कुल सही है। प्लासी का युद्ध हम पढ़ा चुके हैं पीछे, कब, जब शुरुआत में ही हमने प्लासी का युद्ध को व्यापक रूप से कहे थे कि ये षड्यंत्रकारी में कौन कौन थे। मीर जाफर थे, राय दुर्लभ थे, है ना। तो ये सब षड्यंत्र के लिए, इसलिए इसको षड्यंत्र भी कहते हैं, धोखा के तौर पे प्लासी के युद्ध को देखते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज का क्लास हम लोग का यहीं समाप्त होता है। कल अगले चैप्टर में आएंगे और आपको हमारे चैनल पे ज्वाइन करने के लिए क्यूआर कोड दिया हुआ है, दो आप दोनों को स्कैन करके मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।